जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और बिहार पुलिस जो स्पेशल क्लास है दोस्तों, जिसमें हम लोग PYQ सीरीज कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग को जैसा कि पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों एग्जाम डेट आ गया है, आपका जुलाई और अगस्त में है। उसी को ध्यान में रखकर दोस्तों मैंने बिहार पुलिस स्पेशल क्लास शुरू किया, जिसमें पहले आपको PYQ सीरीज कराएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 9th का 10th का, उसके बाद बिहार स्पेशल का निचोड़ दोस्तों जैसा कि चल रहा है, उसमें भी और कुछ कंटेंट दोस्तों जोड़ेंगे। और 9th 10th की जैसे बात की, उसका भी हम MCQ कराएंगे, आपको चैप्टर वाइज दोस्तों करा देंगे, ताकि दोस्तों आपको कोई दिक्कत न हो। बाकी PYQ सीरीज कर लेने से एक फ़ायदा क्या होता है आपको, कि ये जानकारी आपको हो जाती है कि जो जिस एग्ज़ाम का हम तैयारी कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम हमको देना है, उसमें कैसे कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी के ध्यान में रखकर दोस्तों आप वही चैप्टर को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ही PYQ सीरीज हम आपको करवा देंगे, तो उसके बाद दोस्तों आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ कैसा कैसा हमारा क्वेश्चन बनता है, कौन कौन चैप्टर से बनते हैं। और आप कुछ कुछ चैप्टर का नाम भी दोस्तों बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने द्वारा ही आपको सारे जो भी सब्जेक्ट है उसको क्विक रिवीजन की तरह दोस्तों हम कंप्लीट करवा करके आपको ही मतलब कि एग्जाम के लिए तैयार कर दें। लेकिन हम पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। आपका पूरा सिलेबस दोस्तों 1 महीना का हम तैयार कर लिए हैं कि कैसे कैसे क्या करना है आपके साथ। और 1 महीना बस समय दीजिए आप मेरे साथ दोस्तों। बाकी जो रिजल्ट की जिम्मेदारी दोस्तों मेरी होगी, बस आप मन लगाकर दोस्तों मेरे साथ तैयारी कीजिएगा। कुछ भी कमी होगी या कुछ दोस्तों लगेगा कि हाँ इसमें कंटेंट में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमें दोस्तों बेझिझक कमेंट करके मतलब कि कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, जहाँ से दोस्तों आपको सोर्स मिले वहाँ से हमें बताइएगा। हम आपको दोस्तों इतना अच्छा से अच्छा मतलब कि आपको फ्री में दोस्तों हम आपको जो भी कंटेंट होता है उसको तैयार करके देंगे कि आप दोस्तों उसको पढ़ करके आप खुश हो जाएगा। मतलब आपके अंदर दोस्तों आत्मविश्वास जग जाएगा। मतलब कि आप में आत्मविश्वास जगना दोस्तों जरूरी होता है एग्जाम के पहले, ताकि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपके अंदर कोई डर या भय का माहौल दोस्तों न रहे। आप आसानी से दोस्तों अपना पेपर करें और अच्छे से दोस्तों रिजल्ट लाएं। उसके आगे का जो प्रक्रिया उसको पूरा करें। चलिए दोस्तों हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि बता दिए हैं कि हम लोग का PYQ सीरीज चल रहा है, तो इससे पहले दोस्तों हम लोग कर चुके थे क्या, तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर चुके थे दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री का 3 पार्ट हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों जा करके देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना दिए हैं इसका हम बिहार पुलिस स्पेशल का, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आज से दोस्तों हम शुरू करेंगे मेडिएवल हिस्ट्री। इसका भी दोस्तों 2 पार्ट लाएंगे, 2 पार्ट में हम कोशिश करेंगे इसको खत्म कर देने का। या इसी तरह से हम आपको सब्जेक्ट वाइज सारे PYQ दोस्तों करा देंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का जो पहला क्लास है हमारा मेडिएवल हिस्ट्री का उसको दोस्तों। तो आज मध्यकालीन इतिहास जो पढ़ेंगे उसका पहला जो चैप्टर है वो आपका अरब एवं तुर्की आक्रमण, जिसे महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो पहला मुसलमान दोस्तों आपका था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लीजिए। ये एक अरबी आक्रमण था दोस्तों, मतलब कि अरब से आया था। ये 712 में क्या किया दोस्तों, 712 में भारत पर आक्रमण किया था। तो जब भी आपसे प्रश्न करें कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान, तो क्या हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों। वहीं मोहम्मद गोरी के बारे में 2-3 बात याद रखना है। क्या, तो मोहम्मद गोरी दोस्तों ये तुर्की आक्रमणकारी था, जो दोस्तों क्या करता है आपका जो 12वीं शताब्दी होता है उस समय क्या करता है भारत दोस्तों आक्रमण करता है। इसमें 2-3 बातें क्या याद रखना है आपको, तो इससे संबंधित 3 बातें याद रखना है आपको। तराइन का युद्ध 2 याद रखना है, तराइन का युद्ध पहला दूसरा तराइन का युद्ध। तब पहला तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। 1191 में किसे किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोलते हैं या पृथ्वीराज तृतीय बोलते हैं, ये याद रखिएगा। कहीं पृथ्वीराज चौहान ना दे करके आपको पृथ्वीराज तृतीय दे, तो वहाँ पर आप ये बातें ध्यान रखिएगा। ये हो गया। तो पहला जो होता है दोस्तों, इसमें पृथ्वीराज तृतीय क्या करते हैं, आप मोहम्मद गोरी को दोस्तों पराजित कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अपनी सेना तैयार करके दोस्तों फिर 1 साल बाद 1192 में क्या करता है, फिर ये भारत पर दोस्तों मतलब कि मोहम्मद गोरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान पर दोस्तों आक्रमण करता है। और इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी रहता है वो पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों पराजित कर देता है और भारत में धीरे धीरे अपनी सत्ता को दोस्तों मजबूत करना शुरू करता है। तो 91 में क्या हुआ, पहला तराइन का युद्ध। दूसरा हुआ आपका 92 में दूसरा तराइन का युद्ध, जिसमें पहला में हार गए थे कौन, मोहम्मद गोरी, और दूसरे में क्या मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे दोस्तों। उसके बाद एक युद्ध और लड़ता है आपका, जिसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध, जो आपका दोस्तों 1194 में लड़ता है। 1194 में लड़ता है कौन, मोहम्मद गोरी के साथ कौन लड़ता है दोस्तों, जयचंद। कौन लड़ता है, जयचंद। ये रहते हैं पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों मित्र, मतलब कि मित्र रहते हैं। क्या करते हैं, यही दोस्तों उकसाते हैं कि इसको मोहम्मद गोरी को भारत पर, ये इस पर पृथ्वीराज चौहान को
पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इनकी एक बहन रहती है संगीता, संयोगिता नाम रहता है उनका। तो इनको लगता है कि संयोगिता क्या कर रही है, पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन पसंद कर रही है। तो वो अपनी बहन के जो प्रेमी है उनसे दूर निजात पाने के लिए दोस्तों ये क्या करते हैं, इनको अनुमति देते हैं, मतलब क्या अनुरोध करते हैं पृथ्वीराज चौहान पर दोस्तों आक्रमण करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि आप आक्रमण कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे, किंतु ये सहायता नहीं करते हैं दोस्तों। इसी से नाखुश होकर पृथ्वीराज चौहान इस पर दोस्तों आक्रमण करते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ बातें बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, तो थोड़ा उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों आपका तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश के ये द्वितीय क्रम के शासन थे, ये भी इनका बारे में याद रखिएगा। इन्हें पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। पागल सुल्तान कहने का दोस्तों एक कारण यही रहता है कि अपने शासनकाल में ऐसे ऐसे दोस्तों नियम लाते हैं, नियम तो लाते हैं बहुत अच्छे अच्छे लाते हैं, लेकिन दोस्तों सफलता नहीं पा पाते, मतलब कि भ्रष्टाचार के कारण या जनता का सपोर्ट के कारण दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनके द्वारा किए गए जो भी सामाजिक कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो, असफल हो जाते हैं। या सिक्के चलाने का बात हो, या राजधानी परिवर्तन करने का काम हो, या अपने राजस्व बढ़ाने के लिए जो आपका दीवान ए कोही की स्थापना करने की बात हो दोस्तों, ये सब में क्या होता है दोस्तों, ये मतलब कि असफल हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए इनको कहा था पागल सुल्तान के उपाधि इनको मिला हुआ है। बाबर के बारे में जानते होंगे, बाबर क्या है, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक है, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश की बात करें, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, इब्राहिम लोधी को हरा करके 1526 में दोस्तों पानीपत का होता प्रथम युद्ध, इसमें हरा करके क्या करते हैं, भारत में दिल्ली सल्तनत को खत्म करके और एक नए वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की स्थापना, जो कौन करता है, बाबर करता है दोस्तों। तो इतनी सारी बातें याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा बात बताते हैं हम कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। उनके नेतृत्व में 712 में भारत के सिंध क्षेत्र पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। भारत में अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा दोस्तों, ये जो मोहम्मद बिन कासिम के जो आक्रमण हुए हैं उसका जो हमें प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है दोस्तों, ये चचनामा से ही मिलता है। और मी मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख सिंध, जो 9वीं शताब्दी की बिलादुरी की रचना किताब फुतुहुल बलदान से प्राप्त होता है। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था दोस्तों। इस आक्रमण में अरबों की विजय हुई थी, मतलब कि जब आक्रमण करते हैं कौन, मोहम्मद बिन कासिम 712 में, तो शासन कौन करते हैं, तो दाहिर का दोस्तों शासन रहता है कहाँ पर, उस समय सिंध पर दोस्तों। आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। सबसे पहले देखिए सोमनाथ मंदिर है कहाँ, तो सोमनाथ मंदिर दोस्तों अब गुजरात में पड़ता है वर्तमान में। तो इसको नष्ट किसने किया था, तो इसको नष्ट सुल्तान मोहम्मद, इन्हीं को कहते हैं मोहम्मद गजनबी दोस्तों, इनको कहते हैं, याद रखिएगा। मोहम्मद गजनबी ने क्या किया था, भारत पर दोस्तों कुल 17 बार आक्रमण किया था। और 17 बार आक्रमण में दोस्तों, इस आक्रमण में दोस्तों आपके एक आक्रमण आता है जो सोमनाथ मंदिर पर होता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर को क्या किए थे, लूटपाट करने किए ही थे, साथ साथ उसको नष्ट भी दोस्तों कर दिए थे। तो मोहम्मद गजनबी के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है। मोहम्मद गोरी के बारे में बता दिए हम। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या याद रखना है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। जो मोहम्मद गोरी आते हैं, तो मोहम्मद गोरी कहीं क्या रहते हैं दोस्तों, ये गुलाम रहते हैं। तो मोहम्मद गोरी जब अपना भारत विजय करने के फलस्वरूप जब वापस लौटता है अपने देश, तो पूरी जो राजपाट होता है दोस्तों क्या करता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चल देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, भारत में गुलाम वंश की दोस्तों स्थापना करते हैं, कब, 1206 में। गुलाम वंश को दोस्तों मामलुक वंश बोलते हैं, कभी कभी बोल देता है कि मामलुक वंश के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। बाकी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम बात कर चुके हैं अभी। आगे आते हैं, वही बात यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर इसमें सोमनाथ मंदिर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दोस्तों एक है, गुजरात के राज्य काठियावाड़ जिले में दोस्तों स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने 1025 में आक्रमण किया था और मंदिर के पुजारियों सेवंद राय तिलक के सहयोग से विजय प्राप्त करके धन लूटा और मंदिर में तहस नहस मतलब नष्ट कर दिया और वापस चला गया। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनबी लगभग 6.5 टन सोना लेकर दोस्तों मंदिर से गया था। खजुराहो का चंदेल वंशी शासक विद्याधर ने महमूद गजनबी के आक्रमणों के विरोध किया था दोस्तों। ये सब बातें आपको याद रखनी है। महत्वपूर्ण बातें है कि कब आक्रमण किया था वो याद रखिएगा, और सोमनाथ मंदिर कहाँ है, कभी कभी प्रश्न ये आपसे बन जाता है। आगे आते हैं, ये आपका पूछा है कि मध्यकालीन इतिहास खाली स्थान से खाली स्थान तक कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास अब यहाँ पर विवादास्पद है दोस्तों कि अलग अलग जो इतिहासकार हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं दोस्तों, अपने अनुसार अलग अलग समय क्या करते हैं, देते हैं मध्यकालीन के बारे में। ऐसे अगर भारतीय इतिहास के बारे में पूछे, मध्यकालीन इतिहास भारतीय इतिहास कब से शुरू होता है, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत से शुरू होकर के आपका औरंगजेब का जो मृत्यु होता है वहाँ तक दोस्तों हम लोग मानते हैं क्या है कि हमारा मध्यकालीन इतिहास है। दिल्ली सल्तनत आपका शुरू होता है आपका ये 1206 से, अब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में दोस्तों, यहाँ तक माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार 1757 तक मानते हैं किसको, मध्यकालीन इतिहास को।
और यहाँ पर ऑप्शन इस तरह का नहीं दिया है। तो ये पूर्व मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों होता है, जिसमें हम पाल वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में पढ़ते हैं, तो वो पूर्व मध्यकालीन इतिहास होता है। तो ये दोस्तों क्या है, एक विवादास्पद प्रश्न था, तो इसको हम मतलब कि छोड़ देते हैं। तो वही बातें हैं कि विद्वानों के बीच में मतभेद है इसको लेकर के। तो इसका दोस्तों जो आयोग है दोस्तों, उसका आंसर मतलब कि बताया नहीं सही, और इसको मतलब सही स्टूडेंट को नंबर इसका मिला होगा, ऐसा नहीं है। आगे आते हैं हम। अगला जो प्रश्न हमारा है वो पूछ रहा है आपसे कि सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित है। दीवान अर्ज दोस्तों ये आपका सैन्य विभाग था। क्या होता है कि जब बलबन क्या है, गुलाम वंश का दोस्तों शासक रहता है। तो बलबन जब दोस्तों बनता है गुलाम वंश का सुल्तान, तो क्या करता है, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए दोस्तों वो दीवान ए अर्ज मतलब सैन्य का अलग विभाग, सेना का दोस्तों अलग विभाग बनाता है। तो आपसे दो प्रश्न पूछेगा कि दीवान ए अर्ज का संबंध किससे है, तो ये सैन्य से है। और दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये बातें यहाँ पर वही बातें बताई गई है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख था। इसके महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना था, और सैनिकों को घोड़ों को रखना, रसद व्यवस्था करना, वही खाने पीने की बात, सेना का निरीक्षण करना, सेना का सजावट की व्यवस्था करना। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों की थी। गयासुद्दीन बलबन कौन था, तो इल्तुतमिश का दोस्तों गुलाम था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का मतलब कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, दोस्तों इनका जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली कहाँ दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। पटियाली कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। अमीर खुसरो को दोस्तों क्या कहते हैं, तोताए हिंद दोस्तों कहते हैं। इनका प्रमुख पुस्तक तुगलकनामा, जो भी याद रखिएगा। आगे हम बता देते हैं कौन कौन सी पुस्तक आपको याद रखना है। तो पटियाली याद रखिएगा, ये आपके बिहार दरोगा में पूछा गया था प्रश्न था। तो तोताए हिंद इनकी उपाधि है। पहला प्रश्न ये पूछा गया, तोताए हिंद किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो कहते हैं दोस्तों। तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत में पटियाली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, कासगंज जिले में स्थित है। अमीर खुसरो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिष्य थे। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो किरान उस सादिन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उत फुतूह, आशिका और तुगलकनामा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है, तुगलकनामा, जो हमेशा आपसे क्या करता है, प्रश्न दोस्तों बनता है इसका। अब आगे आ जाते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। जब दोस्तों बंगाल पर गुलाम वंश का शासन हो जाता है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों शासन हो जाता है, तो क्या करता है, अपना एक दोस्तों वहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है, मतलब अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है। उसका नाम है दोस्तों अली मर्दान। यहाँ अली मर्दान लिखा है, इसका नाम अली मर्दान है। जो क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना वहाँ पर गवर्नर दोस्तों बनाता है, कहाँ पर, बंगाल में। वहीं बात कर लीजिए कैकुआबाद कौन था, तो कैकुआबाद दोस्तों जो गुलाम वंश है उसका बोल सकते हैं सेकंड लास्ट क्या था, तो मतलब कि शासक था। जो आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक था दोस्तों आपका, वो क्यूमर्स था। क्यूमर्स से पहले कौन था दोस्तों आपका शासक, ये कैकुआबाद था, जो गुलाम वंश संबंधित है। नसरुद्दीन जो था दोस्तों, ये क्या है, तो ये इल्तुतमिश का दोस्तों बेटा था, जिसकी मृत्यु 1229 में हो गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। आराम शाह के बारे में याद रखिएगा। तो आराम शाह कौन था, तो आराम शाह दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक देख रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों रहता है बेटा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है चौगान खेलते हुए, यही प्रश्न याद रखिएगा, घोड़ा पे चौगान खेलते हुए क्या, तो घोड़ा से गिरने के कारण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो अगला उत्तराधिकारी बनता है, जो कुछ समय के लिए बनता है, वो दोस्तों आराम शाह ही रहता है। इस पर यही प्रश्न आपसे बिहार पुलिस में बन चुका है, पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो इल्तुतमिश याद मत रखिएगा, आराम शाह बना था। आराम शाह को अपदस्थ करके, मतलब इसको हटा करके दोस्तों क्या करता है, इल्तुतमिश दोस्तों सत्ता संभालता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर बनाया था। अली मर्दान अफगानिस्तान के खलजी जनजाति का था। वो भारतीय उपमहाद्वीप में आया और खुद को बख्तियार की सेना में भर्ती करा। बख्तियार खिलजी के बारे में बात कर रहा है। बाद में बंगाल अभियान में भाग लिया। इसके बाद इसे पूर्वोत्तर राज्य का राज्यपाल दोस्तों क्या किया गया, नियुक्त किया गया। बख्तियार खिलजी वही जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों नष्ट किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत एक खुदाई कहा था। नियाबत एक खुदाई दोस्तों ये बलबन ने कहा था, जब दोस्तों वो सत्ता संभालता है 1266 में। कब बनता है आपका, ये 1266 में दोस्तों फताफी तक रहता है। 21 साल का शासन काल रहता है किसका, बलबन का दोस्तों। तो जब ये सत्ता संभालता है तो ये खुद को दोस्तों नियाबत एक खुदाई कहता है, मतलब ये कहता है कि हम क्या खुदा के प्रतिनिधि हैं, मतलब हमें खुदा ने भेजा है, ये ऐसा मानता था। इसीलिए बहुत कड़े कड़े कानून दोस्तों अपने राज्य में दोस्तों लागू किया था। आपका पैवोस हो गया, सिजदा प्रथा, ये सब दोस्तों बलबन द्वारा ही लागू किया गया था। तो वही बातें अब देखते हैं इसके बारे में। तो गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था।
वह गुलाम वंश का शासक था। 1266 में क्या करता है, दिल्ली गद्दी पर दोस्तों बैठता है और स्वयं को नियामत खुदाई कहता है। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों में परंपराओं में सिजदा पाबोस और जमी बोस तथा नौरोज फारसी जो एक तरह का 9 वर्ष है दोस्तों की शुरुआत की थी। सिजदा पाबोस जमी बोस का दोस्तों क्या है कि अगर आप राजा महाराज मतलब कि जो सुल्तानों का फिल्म देखे होंगे वहाँ पर, तो सुल्तान के दरबार में जब आते हैं कोई बाहरी लोग तो देखते होंगे उनको प्रणाम करते, मतलब एक प्रणाम करने का दोस्तों तरीका था, मतलब अभिवादन करने का तरीका होता है सिजदा पाबोस और ये मतलब उनके पैर को चूम करके जमीन पर मथा टेक करके, इस तरह से दोस्तों यही प्रथा था इनके समय में, ये लागू किए हुए थे। नौरोज इनका एक फारसी जो 9 वर्ष है दोस्तों। उसने दीवान आरिज मतलब वही दीवान आरिज की बात की है हम, जैसे कि बताएं कि बलबन ने शुरू किया था अपनी सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए। रक्षा विभाग की स्थापना की। बलबन अन्य उपाधि जिले इलाही एवं उलूक खाता। जिले इलाही बता दिए, वही जिला मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि खुद को कहता था दोस्तों। तुर्गान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तुर्गान ए चहलगानी पहले समझिए क्या है। तुर्गान ए चहलगानी दोस्तों था क्या, तो ये दोस्तों 40 गुटों का 40 सरदारों का दोस्तों एक गुट था। 40 सरदारों का एक गुट था जो इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, ताकि वो अपने प्रशासनिक कार्यों में इनका क्या करा, भागीदारी दोस्तों ले सके, मतलब कि उनसे सलाह मशवरा दोस्तों ले सके। तो जब बनाने की बात करेगा दोस्तों तो इल्तुतमिश बनाया था, लेकिन इसको समाप्त करने की बात की। तो जब मतलब कि बलबन बनता है दोस्तों, तो जो 40 आपका ये तुर्कान चहलगानी होता है, इसको क्या करता है, बलबन समाप्त करता है। क्योंकि दोस्तों ये तुर्कान चहलगानी था, धीरे धीरे क्या हुआ था कि सुल्तान के कार्यों में धीरे धीरे हस्तक्षेप इनका बढ़ने लगा था दोस्तों। इनके हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए दोस्तों बलबन ने क्या किया था, इसको समाप्त कर दिया था दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, तुर्गान चहलगानी बनाया कौन और समाप्त किसने किया दोस्तों, तुर्गान चहलगानी है क्या, तो ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिए, खिलजी वंश का शासन है, इसके बारे में आगे हम आते हैं चर्चा, अगर इस पर प्रश्न बनता है तो। और फिरोजशाह तुगलक दोस्तों तुगलक वंश का है, इसके बारे में बताएंगे, आगे प्रश्न आएगा। तो आगे बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश था। शासक इल्तुतमिश अपने 40 वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी थी, जिसे तुर्गान चहलगानी बोलते हैं। बाद में इसी वंश के शासक बलबन रहते हैं, उसके क्या करते समाप्त कर देते हैं। बलबन जो था इलबरी तुर्क था, जो 1265 स्थापना 1265 में की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक ये क्या था, क्यूमर्स था, जो 1290 तक दोस्तों शासन करता है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका खिलजी वंश दोस्तों आ जाता है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद किसको किया गया था, तो चित्तौड़ को। जब दोस्तों चित्तौड़ को क्या करता है, विजिट करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तो उसको क्या करता है, उसका नाम बदलकर खिजराबाद दोस्तों कर देता है दोस्तों। अब सुल्तान ये अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है, तो याद रखिए पहला जो गुलाम वंश रहता है, दूसरा जो दिल्ली सल्तनत में शासन करता है दोस्तों वो खिलजी वंश रहता है। खिलजी वंश के जो संस्थापक रहते हैं वो कौन रहते हैं आपके, नाम दिमाग से निकल गया दोस्तों, इनके चाचा रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उनका नाम बताते हैं आपको, हाँ जलालुद्दीन खिलजी, क्या नाम उनका, जलालुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, इनके चाचा रहते हैं। वही क्या करते हैं, खिलजी वंश की दोस्तों स्थापना करते हैं। जो क्यूमर्स देख रहे हैं इन्हीं की क्या करते हैं, इसको अपदस्थ करके दिल्ली सल्तनत पे एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसका नाम है खिलजी वंश। और ये क्या करता है, खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा के दोस्तों हत्या कर देता है 1296 में, छलपूर्वक क्या करता है, गद्दी पाने के लिए 1296 में क्या करता है, हत्या कर देता है और खुद दोस्तों गद्दी पर बैठ जाता है। और जो चित्तौड़ देख रहे हैं, तो चित्तौड़ पर दोस्तों क्या करता है, यहाँ पर एक यहीं की रानी है आपकी पद्मावती, का नाम सुने होंगे, पद्मावती अगर नाम सुने होंगे, मूवी वगैरह देखे होंगे, तो पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी, राजा रत्नसेन की पत्नी थी दोस्तों। इसी से कि इनकी सुंदरता से प्रभावित होकर के ये दोस्तों क्या जाता है, मतलब कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए जाता है दोस्तों, मतलब कि एक तरह से कहिए कि उनको हड़पने के लिए। चित्तौड़ मतलब चित्तौड़ को छोड़ दीजिए, ये रानी पद्मावती पर दोस्तों आकर्षित रहता है और रानी पद्मावती को देखने के चक्कर में दोस्तों क्या करता है, चित्तौड़ पर दोस्तों आक्रमण करता है। और ये 1303 में दोस्तों क्या करता है, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसका नाम बदल करके क्या करता है, खिजराबाद कर देता है। लेकिन जैसा बात बताएं कि रानी पद्मावती के चक्कर में रहता है, लेकिन रानी पद्मावती दोस्तों इनका शक्ल इनको देखने का इसको अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों नसीब नहीं होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और राजा कौन रहते हैं उस समय, तो राजा रत्नसेन रहते हैं दोस्तों। वहीं बात करते हैं सुल्तान, कौन सुल्तान, जिसको लाख बख्श कहते हैं। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, तो लाखों का दान करने वाला उपाधि दोस्तों मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों हम लोग लाख बख्श भी कहते हैं। कुरान खा भी, पुरानों का दोस्तों बहुत अच्छा उच्चारण करता था, ये भी ध्यान दीजिएगा। बाकी हम इल्तुतमिश के बारे में बता दिए, बलबन बता दिए। और फिरोजशाह तुगलक के बारे में एक पॉइंट याद रख लीजिए, अगर प्रश्न नहीं आएगा तो हम सुना देते हैं। फिरोजशाह तुगलक दोस्तों एक ऐसा सुल्तान है जिसने मतलब कि भारी मात्रा में ज़्यादा संख्या में क्या किया था, नहरों का दोस्तों निर्माण किया था। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि किस सुल्तान ने नहर का निर्माण किया था, तो सिर्फ नहर का निर्माण बोलेगा तो आ जाएगा कौन, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक संस्थापक। लेकिन आपसे पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में किसने किया था, तो फिरोजशाह तुगलक हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग,
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ये उपाधि इनका है, वो लाखों का दान करते थे। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, आपका स्थापना किया था किसका, गुलाम वंश का। गुलाम वंश में दोस्तों लोग मामलुक वंश भी कहते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। वहीं गोरी का गुलाम था, ये क्या था, गोरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इसकी समस्या थी दोस्तों, अपनी निजी समस्या थी, जिसके कारण क्या करता है, दिल्ली को राजधानी बना करके लाहौर को बनाता है। ये सब कहानी आपको जब डिटेल में बढ़ाएंगे ना तो वहाँ बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आपको भी लगेगा कि बहुत लंबा समय है, कुछ हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर PYQ करा रहे हैं, तो कुछ कुछ जो फैक्ट है बताते चलेंगे आपको। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। जो कुतुब मीनार देख रहे हैं उसमें दोस्तों 3 सुल्तानों का आपका क्या है, सहयोग है। ये आपका हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखा था। फिर आपका इल्तुतमिश उसको पूरा किया था, और जो उसका 5वां मंजिल है, चौथा 5वां मंजिल दोस्तों, उसको फिरोज शाह तुगलक जो है, इन्होंने क्या किया था, काम पूरा करवाया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ने नींव रखी थी। दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद के बारे में, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये सब निर्माण किसने कराया था दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो मस्जिद है, याद रखिए क्या है ये, मस्जिद है, ये बनाए थे। और 1210 में क्या होता है, चौगान खेलते हुए गिर करके, घोड़े से गिर कर दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर में क्या था, इनको दफनाया जाता है। इनके बाद कौन सुल्तान बनता है, तो इनका बेटा रहता है आराम शाह, उसको बनाया था सुल्तान। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी, तो दिल्ली से दक्षिण भारत में अगर बात करेगा तो यहाँ पर दोस्तों कौन हो जाएगा, तो ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, यहाँ पर औरंगजेब। क्या हो जाएगा दोस्तों, औरंगजेब, क्योंकि अपने जीवन का जो अंतिम समय बिताया था वो औरंगजेब कहाँ बताया था, दक्षिण भारत में दोस्तों बिताने का काम किया था। एक मिनट, रुकिए, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है। औरंगजेब भी अपने जीवन का अंतिम समय बताया था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। जो हम शुरू में बात किए थे आपका राजधानी परिवर्तन की बात, कि दिल्ली से कहाँ ले गया था, दौलताबाद अपनी राजधानी दोस्तों ले गया था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन वहाँ पर सफलता दोस्तों नहीं मिलती है, क्योंकि ये भी क्या होता उसकी राजधानी परिवर्तन का काम करने वाला भी असफल हो जाता है दोस्तों, इसलिए इसका सफलता मिलने के कारण दोस्तों इसको पागल सुल्तान की उपाधि दी जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभा संपन्न, मतलब प्रयोगधर्मी सुल्तान होता है। उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन रहता है। मोहम्मद तुगलक के कार्यों सर्वाधिक विवादास्पद राजधानी का परिवर्तन था, जो 1326-27 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद परिवर्तित करना था, लेकिन दोस्तों इसमें सफलता नहीं मिल पाती है दोस्तों। आक्रमण से बचने के लिए ऐसा काम करता है, लेकिन ये दोस्तों एक तरह का विवादास्पद रहता है, इसके कारण दोस्तों क्या होता है, ये कार्य इसका संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बोले पढ़ा लिखा नॉलेजेबल पर्सन था दोस्तों, लेकिन काम अच्छे किए, लेकिन उसमें सफलता इसको मिल नहीं पाई। जाहिर सी बात है, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, तब उसमें सफल आप नहीं हो जाएगा, तब तक उस काम का कोई दोस्तों वैल्यू आपके जीवन में या लोगों के बीच में नहीं है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी, मतलब कि सबसे पहली महिला जो शासिका थी कौन थी, तो दोस्तों रजिया थी। कौन थी, रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। इसका शासनकाल सुन लीजिए कब से कब तक था, तो 1236 में क्या करती हैं, ये शासिका बनती है अपने पिता के मरने के बाद, इल्तुतमिश के मरने के बाद। और 1240 में क्या होता है दोस्तों, इनकी हत्या कर दी जाती है, किनकी, रजिया सुल्तान की दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो वही बातें बताई गई है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। 1236 से या 40 करें, 46 नहीं है, 40 है। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जब इनकी जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद क्या करता है, इनकी जो पत्नी रहती है वो अपने पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, इनके जो मन रहता है इल्तुतमिश का कि हम अपनी पुत्री को क्या करेंगे, अपना अगला उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन इनकी जो पत्नी रहती है बनाती है रुकनुद्दीन को। लेकिन जब ऐसा इनके दरबार में, मतलब इनके प्रांत में दोस्तों क्या होता है, अराजकता फैल जाता है, तो उस अराजकता को रोकने के लिए क्या करते हैं, इनको दरबार छोड़ना पड़ता है। तो मौका की तलाश में थी कौन, रजिया। तुरंत दोस्तों देखिए कि बाहर निकला, तुरंत गद्दी पर जाकर के वो बैठ गई, और जैसे ही मतलब वापस जब आते हैं तो इनको दोस्तों कैद खाने में कैद कर लेती है। इस अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान का वर्चस्व रहता है। शाह तुर्कान अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों से रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर दोस्तों आसीन किया। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। इसके बाद कोई महिला शासिका दोस्तों नहीं बनती है। इतिहासकार मिनाज उस सिराज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 5 माह 6 दिन दोस्तों शासन किया। तो वही बताएं कि 1236 से लेकर के 1240 तक दोस्तों शासन करती हैं। आगे आते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये दोस्तों 1320 में। कब किए थे, 1320 में। पहला जो वंश है आपका गुलाम वंश 1206 से 1290 तक।
दूसरा है खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक, और तीसरा आपका है तुगलक वंश जो 1320 से लेकर 1414 तक चलेगा दोस्तों। जो सबसे लंबा जो दिल्ली सल्तनत में शासन करते हैं वो कौन करते हैं, आपका तुगलक वंश दोस्तों करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। सबसे छोटा कार्यकाल कितना रहता है, तो खिलजी वंश का रहता है दोस्तों, मात्र 30 साल का। तो गैफुद्दीन तुगलक क्या कहते हैं, तुगलक वंश की स्थापना कहते हैं कब, 1320 में, मात्र 5 साल शासन करते हैं। बाद में फिर क्या होता है, इनके पुत्र गद्दी पर बैठते हैं, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जिसका प्रभाव प्रारंभिक नाम गाजी मलिक रहता है, 1320 में खुसरो खां के पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं, तुगलक शाह के नाम पर दिल्ली पर दोस्तों गद्दी पर बैठते हैं। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहर का निर्माण कराया। जैसे याद रखिएगा, अगर बोल देगा सिंचाई के लिए तो नहर का निर्माण कराने वाला कौन था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। लेकिन अगर बोल देगा कि भारी मात्रा में ज़्यादा संख्या में किसने कराया था, तो गयासुद्दीन, ये आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। लेकिन संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था, मतलब यही पहला शासक था नहरों का निर्माण करने वाला। अगर इसका देगा आपको फिरोज शाह तुगलक का, तो वहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देगा आपको ज़्यादा संख्या में। अब क्या होता है यहाँ पर कि कौन चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का दोस्तों मंगोल थे, शासक थे। इसका समकालीन कौन थे, तो ये इल्तुतमिश था दोस्तों, ये समकालीन था दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके लिए जरूरी है। चंगेज खां का समकालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए क्या करते हैं दोस्तों, चंगेज खां आ जाते हैं। मंगोल शासक चंगेज खां के इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर दाखिल हुआ। उसने इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भेजा ताकि इल्तुतमिश मंगवर्णी की सहायता न करे। इल्तुतमिश ने मंगवर्णी की सहायता न की और 1224 में भारत से लौट गया। मतलब कि क्या होता है कि चंगेज खां जो देख रहे हैं, ख्वारिज़म के जो शासक रहते हैं, उसका पुत्र रहता है मंगवर्णी। वो क्या करता है, मतलब इनका रहता है विरोध, इनका चंगेज खां का। तो उसका पीछा करते हुए दोस्तों आ जाते हैं कहाँ, भारत आ जाता है। ये भारत में आकर के मांगता है सहायता किससे, इल्तुतमिश से। लेकिन जब इल्तुतमिश को पता चलता है कि चंगेज खां है, उससे हमें पार पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि चंगेज खां से हरा पाना दोस्तों इल्तुतमिश की बस की बात नहीं थी। तो ये क्या करते हैं, सहायता करने से इसको मना कर देते हैं दोस्तों। जब इसको पता चलता है कि इल्तुतमिश सहायता नहीं कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, वापस अपनी सेना लेकर के दोस्तों चल जाते हैं वापस, भारत पर आक्रमण नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों भारत ये क्या करता, इसकी सहायता के लिए हामी भर देता, तो चंगेज खां क्या करता, आक्रमण करता दोस्तों, तो हमारा इतिहास कुछ और होता। आगे आते हैं हम लोग। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग निर्माण किसने किया था दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये बात याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक महानतम शासक था, शक्तिशाली था, जिसने कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 तक रहता है दोस्तों रहा। इसी ने सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण कराया। साथ ही अलाई दरवाजा, जो आप कहते हैं हम लोग, जो कुतुब मीनार उसका प्रवेश द्वार कहते हैं किसको, अलाई दरवाजा को, ये भी प्रश्न आपसे बना है, याद रखिएगा। हजार खंबा महल आदि का निर्माण दोस्तों करवाया, ये सब ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन, इब्न बतूता के बारे में, इल्तुतमिश नहीं है, नाम उन्हीं का आ गया। इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो वह मोरक्को का था, बिल्कुल मोरक्को का था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये बिल्कुल सही है। उसने रेहला लिखा है, रेहला मतलब इनकी यात्रा वृत्तांत है, जो अरबी भाषा में दोस्तों लिखे हैं, कौन, इब्न बतूता। मतलब ये तीनों आपका सही है, सभी कथन क्या होंगे दोस्तों, सत्य हैं, वही बातें बताई गई यहाँ पर। तो ये डिस्क्रिप्शन में वही बताता है। 1333 में आया था, किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था दोस्तों, कौन, तो इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था, 1342 में अपना दूत बनाकर कहाँ भेजता है, चीन भेजता है। यही प्रश्न याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था, तो इब्न बतूता को दोस्तों भेजा था। बाकी रेहला के बारे में बता दिए, इनका यात्रा वृत्तांत है, जो अरबी भाषा में दोस्तों लिखा गया है। आगे आते हैं। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है आपको। बाजार नियंत्रण क्या है, अब ये समझ लीजिए, थोड़ा सा बताते हैं। क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना, मतलब इसकी सेना कहती है कि हमारे वेतन में क्या कीजिए, बढ़ोतरी कीजिए, क्योंकि जितना वेतन हमें मिल रहा है उस वेतन में अपना हम घर खर्च नहीं चला रहे, मतलब उतना अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर रहे। लेकिन इल्तुतमिश पर अपने जो सैनिक होते, सेना रहते, उसका वेतन बढ़ाने के बजाय क्या करता है, जो बाजार का जो सामान होता है, जो वस्तु का जो मूल्य होता है दोस्तों, उसको क्या करता है, नियंत्रित कर देता है, ताकि जितना हम वेतन दे रहे हैं अपने सैनिकों को, उसी में क्या कर सके, भरण पोषण कर सके दोस्तों। वही क्या था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। और किस तरह का कोई भ्रष्टाचार दोस्तों ना हो, उसको रोकने के लिए दोस्तों ये काम किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसा काम दोस्तों देखने के लिए मिलेगा इसके शासनकाल में। अगर इसका पूरा विस्तृत रूप से इतिहास पढ़िएगा तो बहुत अच्छे काम भी किए थे, बहुत बुरे काम भी किए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, ऐसा नहीं है।
तो वो हम अलग से जब पढ़ाएंगे पूरा मेडिएवल हिस्ट्री तो वहाँ बताएंगे विस्तृत रूप से। बस अभी आप इतनी सारी बातें याद रखिएगा। तो भारत में बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। इसके बारे में विस्तृत विवरण बर्नी के पुस्तक जो है तारिक फिरोज शाही, जिनका पुस्तक है बर्नी का, किया। इसके अलावा अमीर खुसरो, खजाइन उन फुतो, इसामी की फुतो उस सलातीन तथा इब्न बतूता के रहला नामक पुस्तक में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा ये सब। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को सहना ए बाजार का अधीक्षक, मतलब सहना ए बाजार एक तरह का मंडी था दोस्तों, वस्तु खरीद बिक्री करने वाला। तो मलिक काफूर जो इसका दोस्तों क्या रहता है, मतलब कि वफादार रहता है, एक प्रकार का दोस्तों हिजड़ा रहता है। तो ये इसको क्या करता है, सहना मंडी का दोस्तों अधीक्षक बनाता है, उसको देख रेख करने के लिए इसको बनाता है दोस्तों। आगरा का संस्थापक कौन था, तो आगरा का संस्थापक बोलेगा दोस्तों तो आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी, ये लोदी वंश का शासक रहता है, दूसरा शासक रहता है। बहलोल लोदी के बाद दोस्तों सिकंदर लोदी क्या बनता है, अगला शासक दोस्तों बनता है। और 1504 में क्या करता है दोस्तों, 1504 में ये आगरा शहर की स्थापना करता है और अपनी दोस्तों राजधानी बनाता है, किसको, आगरा को। अगर बोलेगा कि आगरा को राजधानी किसने बनाया था तो सिकंदर लोदी। थोड़ा सा इसके बारे में और बात बता देते हैं। हुमायूं जो है आपका अकबर है, ये मुगल वंश का दोस्तों। इब्राहिम लोदी भी क्या है, ये लोदी वंश के अंतिम शासक रहते हैं, जिसको हरा करके क्या करते हैं बाबर दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी है दोस्तों, जो 1504 में क्या करता है, आगरा शहर की स्थापना करता है। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र रहता है, जो 1489 से 1517 तक दोस्तों दिल्ली पर शासन करता है। इसने फारसी में 9000 कविताओं का दीवान लिखा था। सिकंदर लोदी को निजाम खां के नाम पर दोस्तों जाना जाता है। सिकंदर नाम का ये दोस्तों चलाया था, अपना सिक्का भी चलाया था, कौन, सिकंदर लोदी। आगे आते हैं, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जैसा कि बताया था अभी प्रश्न में हम, किसने कौन सा है, तो अलाई दरवाजा कौन निर्माण करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था दोस्तों। ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत हमें नहीं लगती है कि बताएं आपको। आइए आगे हम आते हैं। आप एक मिनट, ये सब प्रश्न तो हो चुका है। आगे कहाँ है, हाँ यहाँ। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। यह कुतुब मीनार के परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनाया था, आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। दक्षिण की ओर मुख्य द्वार है, इस दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। इस प्रवेश द्वार को लाल बलुआ पत्थर पर दोस्तों बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, लाल बलुआ पत्थर। किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही दोस्तों, ये कोही मतलब ये किसान विभाग से, मतलब कृषि विभाग से संबंधित है दोस्तों। बताएं जैसा कि आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे अपने राज्य में कृषि का जो लगान होता था, कर होता था, उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों किसानों के लिए दोस्तों एक अलग विभाग की स्थापना किए थे। लेकिन दोस्तों ये भी सफल नहीं हो पाते थे। स्थापना किए थे कि हम क्या करेंगे, लगान की दर बढ़ाएंगे, लेकिन उसी समय दोस्तों क्या आता है, आ जाता है दोस्तों अकाल, मतलब भगवान भी क्या करते दोस्तों इससे नाराज हो जाते हैं। लोग तो नाराज थे ही, लेकिन ईश्वर भी इससे नाराज होते हैं, जिससे कारण भी क्या दोस्तों असफल हो जाता है। तो अगर पूछेगा कि दीवान कोही किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका कृषि विभाग से संबंधित है। इसकी स्थापना कौन किया था दोस्तों, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक किया था। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। वही बताया है आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक जो दीवान कोही के नामक एक अलग विभाग की स्थापना करते हैं, कृषि से संबंधित था। दीवान अर्ज सैन्य से, और दीवान कोही कभी कभी इस तरह से प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछ देता है। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का शासक था दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद ये इसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दोस्तों गद्दी पर बैठता है। इसका उपाधि इसका मूल नाम जो था उलुग खां, मतलब इस तरह का उपाधि समझिए। राजमुंदरी के अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान, सुयोग्य व्यक्ति था। इसलिए दोस्तों अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाती इसको क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो उसी का सोच दोस्तों दूर तक जाता है। अपनी फनक भरी योजनाओं, क्रूरता और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण वह स्वप्नशील, पागल व रक्त पिपासु दोस्तों कहा गया है इसको। बर्नी, सरहिंदी, निजामुद्दीन बदाऊनी और फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने इस सुल्तान को अधर्मी घोषित किया दोस्तों। मतलब अलग अलग जो विद्वान हुए दोस्तों, उन्होंने अलग अलग विचार से दोस्तों इनका नामकरण किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, याद रखिए। देखिए यहाँ प्रश्न दिया, भी दिया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका बेटा बनता है कौन, आराम शाह। उसके इसी को अपदस्थ करके जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है इल्तुतमिश, उसको दोस्तों क्या करता है, हटाता है अपने साले को, और खुद बैठ जाता है गद्दी पर। तो वही है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह रहता है। वह दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश का ही शासक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्तासीन हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में उसे गद्दी पर दोस्तों दिल्ली गद्दी पर बैठा दिया था, परंतु वह अयोग्य था। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश क्या करता, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है दोस्तों।
जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश के जो तीसरे क्रम के दोस्तों सुल्तान रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद दोस्तों क्या करता है ये फिरोज शाह तुगलक ही दोस्तों सत्ता संभालता है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता है आपको, इल्तुतमिश के बारे में पता है और अकबर के बारे में जानते ही हैं। ये मुगल वंश का शासक था। तो ये इसके बारे में एक प्रश्न और याद रखिएगा, जो जौनपुर शहर इसकी स्थापना तो ये किया था अपने भाई, जो इनके भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक, उसके याद में दोस्तों ये किया था। चचेरा भाई लगता है ये मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो जौनपुर तो इसको पूरब का सिराज भी कहते हैं। कई कई प्रश्न पूछता है कि पूरब का सिराज कैसे कहते हैं, तो जौनपुर को दोस्तों। ये गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे, याद रखिएगा ये। आगे आते हैं अगला हम कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी? तो घोड़ों के दागने की प्रथा दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। ये खिलजी वंश शासक था। ऐसा क्यों किया था? तो दोस्तों इसके जो मतलब कि सेना में सैनिक लोग थे, तो ये मतलब इसके जो घोड़े मिलते थे दोस्तों, ये बहुत ही उत्कृष्ट रहते थे, मतलब कि बहुत ही बलिष्ठ रहते थे दोस्तों। और वो जो सैनिक रहते थे उसको अच्छे दाम में बेच करके उसके जगह पर दोस्तों दूसरे घोड़े को ले आते थे। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, ये समझ गया था उस मतलब कि जो काम कर रहे थे इनके सैनिक कर रहे थे, तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों ये ऐसा काम किया था कि घोड़ों को दागने के लिए, ताकि क्या हो दोस्तों, जो उसकी सेना में जो भ्रष्टाचार जो फैल रहा है दोस्तों उसको कम किया जा सके। तो घोड़े दागने की प्रथा और मूल्य नियंत्रण नीति सब किससे संबंधित है दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है दोस्तों। ये प्रश्न याद रखिएगा। तो यही बात यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने का प्रथा प्रारंभ किया था। इसका मूल नाम अली गुड़ साहब था। इसने सेना की नगद वेतन देना एवं अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। ये भी प्रश्न याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा। नगद वेतन देना और अस्थायी सेना रखने का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत दोस्तों इसने की थी। हुलिया बदलने का, ये भी याद रखिएगा। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो ये इस पे बात हम कर चुके हैं। किसके शासन में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1311 बना था, जिसे हम लोग कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसे हम लोग द्वितीय सिकंदर कहते हैं। मतलब कि दोस्तों सिकंदर की तरह इसको भी क्या था, मतलब कि मंशा थी कि क्या करें, विश्व विजेता बने, मतलब विश्व विजय करने का दोस्तों। लेकिन अपने दोस्त के कहने पर दोस्तों क्या करता है, ये अपना जो विजय अभियान रहता है उसको खत्म करता है, जो सोच रहा था उसको दूर कर देता है। इसलिए दोस्तों इसको द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। सिकंदर सानी की उपाधि दोस्तों ये धारण किया था। आगे हम लोग बात करते हैं कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार ने न्याय व्यवस्था रूप में दिल्ली के दरबार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत किया गया था? तो मोहम्मद तुगलक के समय में कौन आया था? तो इब्न बतूता। मोरक्को कहाँ है दोस्तों? तो अफ्रीका में, याद रखिएगा। अफ्रीका महादेश वहाँ का एक देश है। 1333 में दोस्तों आया था और 1342 में क्या हुआ था दोस्तों, इसको चीन भेजा था। कौन? अपना दूत बना करके, मोहम्मद बिन तुगलक। और इस पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला, जो अरबी भाषा में दोस्तों लिखा गया है, जो क्या है आपका इसका यात्रा वृत्तांत है। ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो कृष्णदेव राय के बारे में नाम सुनेंगे। विजयनगर के महानतम शासक हैं दोस्तों। अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप एक उपनगर की स्थापना की, तो उसका नाम क्या था? तो नांगलपुरम। इनकी माता का नाम नांगल था, तो अपनी माता के नाम पे दोस्तों क्या किए थे? नांगलपुरम दोस्तों नगर की स्थापना किए थे। तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। तुलु वंश का दूसरा शासक था दोस्तों, जिसने 1509 से 1529 तक शासन किया था। जब बाबर दोस्तों आक्रमण करता है, तो ये दोस्तों दक्षिण भारत में विजयनगर के सत्ता में कौन संभाले हुए थे? तो ये आपका कृष्णदेव राय ही थे दोस्तों। मतलब बाबर के ये समकालीन थे। और बाबर का जो बाबरनामा है दोस्तों, उसमें इनकी बहुत ही विशेष प्रकार से प्रसिद्धि के दोस्तों इनकी चर्चा की है। किसने? तो बाबरनामा में बाबर ने। उन्होंने अपनी माता नांगल देवी के नाम पर दोस्तों क्या कहते हैं, विजयनगर के समीप नांगलपुरम नगर की स्थापना की थी। उसने कई मंदिर, तालाब, गोपुरम, उसे आद्रभोज दोस्तों हम लोग कहते हैं। ये मतलब कृष्णदेव राय को दोस्तों। अमुक्त माल्याद इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। निकोलो कोंटी जो इटावली यात्री था, मतलब इटली का यात्री था दोस्तों, ये विजयनगर के मतलब कि यात्रा पर आया था जब विजयनगर साम्राज्य चल रहा था दोस्तों दक्षिण भारत में। तो ये आया था, तो उस समय कौन थे, किसके शासनकाल में था? तो ये दोस्तों आपका देवराय प्रथम के समय में आया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे निकोलो कोंटी से, क्या पूछेगा कि विजयनगर आने वाले प्रथम यात्री कौन थे? तो निकोलो कोंटी थे, याद रखिएगा। और किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में दोस्तों आए थे। देवराय द्वितीय के दरबार में दोस्तों आपको अब्दुल रज्जाक आते हैं। अब्दुल रज्जाक जो फारस के यात्री रहते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं देवराय के बारे में, हम लोग बात किए प्रथम के बारे में बात कर लिए। अब आते हैं हम लोग, हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर का समय 1336 में ये दो भाई रहते हैं, हरिहर और बुक्का करते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान दीजिएगा। तुंगभद्रा नदी है वहाँ पर करते हैं। इनके जो गुरु रहते हैं विद्यारण्य के आशीर्वाद से दोस्तों। कौन सी घटना सबसे पहले घटी, मतलब इसमें से कौन सी घटना आपको सबसे पहले घटा वो बताना है। तो कुतुब शाह के गोलकुंडा राज
पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, अहमदनगर निजामी शाह राज या बीजापुर में आदिल शाह का राज। दोस्तों तो इसमें सबसे पहला जो है आपका जो डी ऑप्शन है वो होगा दोस्तों। डी ऑप्शन जो बीजापुर में आदिल शाह का राजपाट था दोस्तों, यहाँ पर यह स्थापित होता है। ये जो होता है आपका 1489 में होता है, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह रहते हैं। अहमदनगर ये आपका 1490 में दोस्तों होता है, ये इसके मलिक अहमद रहते हैं संस्थापक। गोवा पर विजय अल्बुकर्क किया था आपका जो पुर्तगाली गवर्नर रहता है दोस्तों, 1510 में किया था। और कुतुब शाह हैं गोलकुंडा के दोस्तों राज की स्थापना करते हैं 1215 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक रहते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले घटने की बात किया तो बीजापुर में आदिल शाह का राज, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे आते हैं, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो मार्को पोलो दोस्तों आपका इटली का था। कहाँ का रहने वाला था? ये इटली का दोस्तों रहने वाला था। तो मार्को पोलो इटली देश का निवासी था। इसका जन्म 1254 ईस्वी में इटली के वेनिस में हुआ था। इटली का एक यात्री तथा व्यापारी था दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन के बारे में पूछा आपसे क्या, तो कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है, मतलब कि अपने क्रम के अनुसार दोस्तों क्या है ये सही है। तो रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास, ये क्या है दोस्तों इनका क्रम सही है। मतलब पहले रामानुज हुए, उसके बाद नामदेव, फिर चैतन्य और तुलसीदास। इस तरह से आप इसको सजाइएगा। तो जन्म के अनुसार बोल दिया, जिस तरह से बोलना इस तरह से आप याद रखिएगा, वही बातें दिया गया है। एक प्रश्न इसमें याद रखिएगा कि क्या याद रखना है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले जाने का काम किए थे रामानंद। क्या किए थे? रामानंद का नाम याद रखिएगा। और भक्ति आंदोलन कालानुक्रम दिया था सजाने के लिए कि रामानुज पहले हुए, उसके बाद नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास। रामानुज के कुछ यहाँ पर दिए हैं ग्रंथ के नाम, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम, नामदेव का अभंग, चैतन्य का दिया चैतन्य महाप्रभु का दोस्तों चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, तुलसीदास का ये सब सुने ही होंगे, रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली दोस्तों। राम भक्ति सागर के दोस्तों क्या थे? कवि थे। कौन? तुलसीदास। आगे बात करते हैं, सूफी जाने जाते थे। सूफी किसे जाने जाते थे? तो ये मुस्लिम संत थे दोस्तों। जिस तरह से भक्ति आंदोलन चल रहा था मध्यकालीन में, उस समय दोस्तों क्या था, सूफी मुसलमानों दोस्तों मुस्लिम समाज में सुधार करने के लिए दोस्तों ये आपका सूफीवाद दोस्तों चल रहा था। याद रखिएगा, मुस्लिम संत के नाम को हम लोग कहते हैं सूफी। तो सूफी मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे। सूफी इस्लाम का एक रहस्यवादी दर्शन है या ईश्वर की संगीत के माध्यम से खोजते हैं, मतलब कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए दोस्तों ये काम करते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आराम किसने किया था? ये बता दिया था, रामानंद ने किया था दोस्तों। वही बातें यहाँ पर बताई गई है, इसमें कुछ खास बताने के लिए नहीं है। आगे आते हैं, मुगलों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किस मुगल शासक के शासन में काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो दोस्तों ये शाहजहाँ के समय में हुआ था। वही मतलब कि अभिवादन करने का दोस्तों प्रक्रिया जो था, कौन कौन था, किसके लागू किया था दोस्तों? तो चाहर तस्लीम और जमीन बोस दोस्तों, जमीन पर लेट करके अभिवादन करना दोस्तों, ये काम किसने शुरू किया था? तो ये शाहजहाँ ने। तो मुगल सम्राट शाहजहाँ ने सल्तनत काल में चली आ रही सजदा पैबोस प्रथा का अंत किया तथा इसके स्थान पर क्या किया था? मुगल दरबार में शासन के अभिवादन के लिए चाहर तस्लीम और जमीन पोष की प्रथा लागू किया था। ये याद रखिएगा, किसको खत्म किया, किसको शुरू किया था? सिजदा और पैबोस था, इसको खत्म किया था अभिवादन करने वाला, और चाहर तस्लीम और जमीन पोष को लागू किया था दोस्तों। आगे आते हैं कि कौन सा अकबर के काल में भूमि वर्गीकरण नहीं है? तो अकबर अपने शासनकाल में भूमियों को 4 वर्ग में बांटा था, पोलज, परती, चच्चर, बंजर। तो यहाँ पर पोलज तो दिया है, परती भी दिया है, पड़ोती यहाँ परती लिख दिया है, बंजर हो गया। ये जरिया दोस्तों नहीं था, जरिया आपके भूमि का वर्गीकरण दोस्तों अकबर के दरबार में नहीं था। देखिए यही 4 प्रकार का था, पोलज जो उपजाऊ भूमि होता था, चच्चर हो गया और ये बंजर हो गया, एक आपका परती होता था दोस्तों, जिसको हम लोग कुछ समय के लिए परती छोड़ देते थे। इधर दिया होगा परती, अच्छा नहीं दिया है परती, एक मिनट, कितना नंबर क्वेश्चन है? हाँ, परती नहीं दिया था, याद है। 4 तरीके से क्या था, अपने भूमि का वर्गीकरण किया था, कौन? अकबर। आगे आते हैं कि जहांआरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है? ये याद, यहाँ से प्रश्न पहले ही याद रखिएगा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इनका दरगाह कहाँ? अजमेर में है। तो इनका जीवनी किसने लिखा? तो जहांआरा ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? जहांआरा ने लिखा है। और जहांआरा कौन है? तो जहांआरा दोस्तों शाहजहाँ की पुत्री है। शाहजहाँ क्या है? पुत्री है। और इनके जीवनी का नाम क्या है दोस्तों? तो मुनिस अल अरवा, मुनिस अल अरवा याद रखिएगा, इनका जीवनी का नाम है। जो किसने लिखा है? तो जहांआरा ने लिखा है दोस्तों। तो जहांआरा क्या है? शाहजहाँ की बेटी है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनको जीवनी जो मुनिस अल अरवा की रचना की है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में दोस्तों हुआ था। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और नसीरुद्दीन चिराग दोस्तों क्या थे? इनके शिष्य थे। जब चिश्ती या सूफीवाद पढ़िएगा तो यहाँ पर इनके बारे में हम आपको बताएंगे।
मुगल काल में खाली संधिया उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? दोस्तों ये आपका लाहौर में था। कहाँ था? उत्तर पश्चिम के बारे में बात कर रहा है तो उत्तर पश्चिम दोस्तों लाहौर हमारा पड़ता है। तो वहीं पर क्या था ये दोस्तों आपका हस्तशिल्प उत्पादन का दोस्तों एक मुख्य एक केंद्र था। तो मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प केंद्र था, जो 1524 से लेकर 1752 तक दोस्तों लाहौर मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। इस समय लाहौर अपने गौरव के शिखर पर दोस्तों पहुंचा हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, कालानुक्रम दिया है सजाने के लिए कि पहले कौन पहले कौन पहले कौन। तो याद रखना है 6 मुख्य राजा हैं, उसके लिए आपको एक शब्द देते हैं क्या, जैसे भाजपा पार्टी का नाम सुने होंगे, भाजपा पार्टी का क्या सुनिएगा आप, भाजसा। कैसे रखना देखिए, भाजसा BHA, जे हो गया, एस हो गया, ये ए हो गया। जो 6 प्रमुख है दोस्तों मुगल वंश के शासक, उनका नाम है, इससे द्वारा आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो भी हुए हैं मुगल वंश के सुल्तान या शासक, वो क्या है दोस्तों, उनमें इतनी योग्यता नहीं थी, जिसके कारण क्या धीरे धीरे मुगल वंश तो कमजोर पड़ता गया और एक समय ऐसा आया कि दोस्तों मुगल वंश का समाप्त मतलब कि पतन हो गया। तो ये 6 सुल्तान का नाम कैसे याद रखना है, तो 20 है दोस्तों बाबर जो पहला सुल्तान था, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और A आपका A से औरंगजेब। मतलब कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। दोस्तों इस तरह से क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखिएगा। भाजपा का जगह पर क्या रखिएगा, भाजसा बोलिएगा, भाजसा इंग्लिश में दोस्तों भाजसा, इस तरह से आप याद रखते हैं। तो आप यहाँ पर अरेंज कर लीजिएगा, मतलब सजा लीजिएगा पहले कौन हुआ। तो अकबर, तो हुमायूं से पहले अकबर तो हुआ नहीं दोस्तों, तो हुमायूं अकबर शाहजहां, तो शाहजहां से पहले ये जहांगीर हुआ, कौन हुआ, जहांगीर हुआ। तो यहाँ पर देखिए हुमायूं अकबर जहांगीर और शाहजहां, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कुछ कुछ बातें। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदरा में है। कहाँ है दोस्तों, सिकंदरा में, याद रखिएगा आपका। ऐसे 2 ही मुगल शासक हैं जिनका मकबरा दोस्तों भारत में नहीं है, कौन कौन, एक हो गया बाबर दोस्तों, एक हो गया आपका जहांगीर दोस्तों। ये दोनों का मकबरा कहाँ है दोस्तों, आपका बाहर है, मतलब भारत से बाहर। पानीपत के प्रथम युद्ध में किनके किनके बीच हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके बीच में, तो बाबर और जो है लोधी वंश के अंतिम शासक थे उनके बीच में, तो इब्राहिम लोधी दोस्तों, याद रखना है इसके। आगे आते हैं, वही 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था, पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें क्या किया था, बाबर ने दोस्तों इब्राहिम लोधी को हरा करके दिल्ली सल्तनत को समाप्ति कर दिया था। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, मुगल वंश रहता है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं थोड़ा क्या है। हेमू को किसने हराया था, हेमू दोस्तों ये 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, मतलब दूसरा युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, अकबर क्या करते हैं, हेमू को दोस्तों पराजित करते हैं, लेकिन अकबर इसको नहीं हराते हैं। हराने का काम कौन करता है, तो अकबर का दोस्तों रहता है संरक्षक, इसका नाम क्या रहता है, जिसका नाम रहता है दोस्तों आपका बैरम खां। बैरम खां मतलब इनके जो पिता रहते हैं उनके साथ दोस्तों काम करते हैं, उनके सेनापति रहते हैं, ऐसे समझिए। तो अकबर के ही सेनापति रहते हैं, तो वही दोस्तों युद्ध लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर नाम देना है किसका, तो हमें बादशाह का नाम देना है, तो यहाँ पर देंगे अकबर। तो अकबर और हेमू के बीच में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें क्या करते हैं, अकबर हेमू को दोस्तों पराजित कर देते हैं दोस्तों। ये 5 नवंबर 1556 को होता है, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरे युद्ध होता है दोस्तों। उस समय मात्र 14 साल के रहते हैं, इसलिए इन बैरम खां होते हैं अकबर के दोस्तों संरक्षक रहते हैं। यही दोस्तों पूरा युद्ध का जो होता है भूमिका में निभाते हैं दोस्तों। दिन ए इलाही जो अकबर का दोस्तों रहता है निजी धर्म, जो 1582 में क्या किया था अकबर दोस्तों शुरू किए थे। सभी धर्मों से दोस्तों अच्छी अच्छी बातों को लेकर के अपना एक नया धर्म बना दिए थे, जिसका नाम था दिन ए इलाही, जिसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बोलेगा तो दोस्तों बीरबल था। ये किसने शुरू किया था दोस्तों, ये अकबर ने शुरू किया था, जैसा कि बता दिए हम, ये बात यहीं पर है, 1582 में शुरू किया था। और ये एकेश्वर, जिसमें मुख्य आधार एकेश्वरवाद था, सभी धर्मों से सभी धर्मों के मूल तत्वों को समाविष्ट किया गया था। इसका प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था, अबुल फजल, जो इन्हें हाई नेकवरी दोस्तों लिखे अकबरनामा, यही लिखे हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से दोस्तों एक थे। इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं। आगे आते हैं, तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, शेर शाह के बचपन का नाम दोस्तों फरीद था, फरीद। अब ये शेर शाह कौन है, तो जब आप मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं तो मुगल वंश में पहला जो शासक थे बाबर था, दूसरा दोस्तों बनता है उसका बेटा हुमायूं। लेकिन हुमायूं दोस्तों आपका 1530 में क्या करता है, गद्दी पर बैठता है, 1530 में गद्दी पर बैठा, और क्या करता है 1540 में क्या करता है दोस्तों यहाँ तक रहता है। 1540 में क्या करेगा, आपको 15 साल के लिए क्या करता है, मुगल वंश दोस्तों भारत में नहीं रहता है, भारत शासन नहीं करता है। ये 15 साल कौन शासन करते हैं, तो 15 साल दोस्तों ये यही आपका अफगानी शासन करते हैं। जो शेर शाह सूरी हैं उनका सूरी वंश दोस्तों शासन करता है। फिर 1556 में दोस्तों क्या होता है, जब शेर शाह की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद जो आपका ये अफगानी होते हैं उनकी स्थिति कमजोर रहती है, तो मौका पा करके क्या करता है, पुनः हुमायूं दोस्तों भारत पर आक्रमण करके फिर से क्या करता है, अपनी सत्ता को दोस्तों पुनः प्राप्ति कर लेता है।
और बचा कुचा काम इनके जो पुत्र रहते हैं वो काम कर देते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा 15 साल का जो पीरियड है दोस्तों वही क्या है, अफगानों का है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं अलग से दोस्तों। तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या है, फरीद है। शेरशाह के बारे में सुने होंगे, सासाराम सुने हैं ना, सासाराम। सासाराम क्या है, शेरशाह का मकबरा के बारे में पढ़े होंगे। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय क्या करते हैं, फरीद शेर को दोस्तों मार देते हैं। इसी कारण क्या होता है, जो बहार खान लोहानी देते हैं उपाधि किसके, तो शेर खां का दोस्तों। प्रसन्न होकर बहार खान लोहानी क्या करते हैं, शेर खां को उपाधि प्रदान करते हैं तथा अपने पुत्र जलालुद्दीन का दोस्तों बनाते हैं संरक्षक और शिक्षक नियुक्त करते हैं। ये सूर राजवंश का संस्थापक था, जो सूरी वंश है उसी के संस्थापक थे कौन, शेरशाह सूरी। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में बोलेगा तो औरंगजेब बनवाया था। वहीं बोलेगा आगरा के लाल किले मोती मस्जिद किसने बनाया, शाहजहां बनाया था। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न में बहुत कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। अगर बोलेगा कि दिल्ली में जो लाल किला है वहाँ पर जो मोती मस्जिद बनाने का काम किसने किया है, तो औरंगजेब। दिल्ली में लाल किला बनवाया किसने, तो इनके पिताजी बनवाया शाहजहां। लेकिन मोती मस्जिद किसने बनाया उसमें, तो ये औरंगजेब। वहीं बोलेगा आगरा में, तो आगरा में मोती मस्जिद किसने बनाया दोस्तों, तो आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। ये भी बात याद रखिएगा, कभी कई प्रश्न आपसे पूछता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दे दिया है नोट, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये याद रखिएगा। बाकी बहादुर शाह जफर के बारे में सुन लीजिए। बहादुर शाह जफर जो हैं कौन है, तो ये दोस्तों मुगल वंश के अंतिम शासक हैं। जो 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के समय जो मुगलों के राजा रहते हैं तो कौन रहते हैं, ये बहादुर शाह जफर रहते हैं। इन्हीं को क्या करते हैं, इन्हीं को हरा करके अंग्रेज कहाँ भेजते हैं, रंगून भेजते हैं, वहीं पर इनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा तो फतेहपुर सीकरी में है। जिसको किसने बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, और आपके अकबर ने बनाया था 1571-72 में। 1571-72 में किसने बनाया था, तो अकबर ने दोस्तों बनाया था। किसके उपलक्ष्य में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपसे पूछते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 में दिया। यहाँ पर अपनी गुजरात विजय के प्राप्त करने की स्मृति में कराया था। यह दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है दोस्तों। ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, याद रखिएगा। अकबर द्वारा अनेक भवनों का निर्माण कराया गया, जिसमें प्रमुख है दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई महल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का महल, चिश्ती का मकबरा, ये सब ध्यान दीजिएगा। रजमनामा फारसी अनुवाद है किसका, तो रजमनामा फारसी अनुवाद दोस्तों आपका महाभारत का है। किसका है, तो महाभारत का है। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पहले ही बनते थे, अब बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आपको तो याद रखना है। तो हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा कहलाता है। इसका फारसी अनुवाद मोहम्मद बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूनी, नकवी खां और अब्दुल कादिर ने किया था। ये तीनों मिलकर के दोस्तों ये काम किया था। फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी। फारसी क्या थी, मुगलों की राजकीय भाषा थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं कि मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था, तो ये दोस्तों औरंगजेब था। कौन था दोस्तों, औरंगजेब था, जिसका 2 बार क्या हुआ दोस्तों, आपका राज्याभिषेक हुआ। इसके पीछे कहानी है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर दिया है तो बता देते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब हुआ मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। प्रथम राज्याभिषेक 1558 में आगरा में विजय के उपलक्ष्य में किया। दूसरा राज्याभिषेक देवराई के युद्ध में विजय के पश्चात 1659 में दोस्तों किया था। 2 बार विजय कराने के कारण यही दोस्तों कि जब शाहजहां की स्थिति खराब होती है तो इसके 4 पुत्र रहते हैं। चारों में क्या होता है दोस्तों, चारों में क्या होता है, आपस में दोस्तों संघर्ष हो जाता है। किसको लेकर के, तो उत्तराधिकारी के पद को लेकर के दोस्तों, जैसा कि इनके पिता में भी होता है, शाहजहां के समय भी होता है। लेकिन औरंगजेब सब में क्या होता है, छोटा रहता है और सभी जितने भाई रहते हैं दोस्तों उसकी हत्या कर करके क्या करता है दोस्तों, आप गद्दी को प्राप्त कर लेता है। और इस तरह 2 बार क्या करता है, राज्याभिषेक दोस्तों इसका होता है। तो यही ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था, तो अकबर के शासन में दोस्तों राजा टोडरमल जो थे इसके नवरत्नों में से एक थे। और ये क्या कौन थे दोस्तों, ये वित्तीय सलाहकार थे। क्या थे इनके, वित्तीय सलाहकार, जो भी कर वसूली करने या काम करना है। दसाला पद्धति का नाम सुने होंगे, तो ये दोस्तों राजा टोडरमल ही दोस्तों क्या करते हैं, लागू करते हैं। वही बातें बताई गई है कि दसाला पद्धति 1580 में टोडरमल दोस्तों क्या करते हैं, लागू करते हैं। ये वित्त मंत्री समझिए, तो क्या थे अकबर के, ये वित्त मंत्री थे दोस्तों। याद रखना है, काम यही है आपको। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, थोड़ा समय ज़्यादा ले लिए हैं लेकिन बहुत सारे फैक्ट को दोस्तों बताएं इस तरह से। 13वीं शताब्दी में द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी के बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध समान होता है। मतलब ये किसने किनका कथन है, तो 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्द का अर्थबोध कराता है। ये किसने कहा था दोस्तों,
तो ये दोस्तों मिनहाज उस सिराज का नाम सुने होंगे, नहीं सॉरी मिनहाज सिराज नहीं, ये इनका नाम सुने होंगे, जियाउद्दीन बर्नी का नाम सुने होंगे। जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों ये बात कहा था, ये ध्यान रखिए किसने कहा था, तो जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों ये बात कहा था, 16वीं शताब्दी के अर्थबोध के समान दोस्तों है। तो ये था दोस्तों हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन। तो कैसा लगा दोस्तों, थोड़ा समय ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन आपको फैक्ट बताने के कारण दोस्तों समय लग गया है। नहीं तो अगर समय ज़्यादा कम समय में चाहिए दोस्तों तो कोशिश करेंगे कि हम आपका थोड़ा फैक्ट कम बताएं ताकि समय कम लगे। लेकिन अगर पूरे फैक्ट दोस्तों जानने हैं थोड़ा बहुत तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी कुछ दोस्तों कमी आपका लग रहा है कमी तो हमें कमेंट करके बताइएगा, कुछ मिस्टेक हो गया तो ही बता दीजिएगा दोस्तों, उसमें सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, और तैयारी जब बताएं कि आप अपना 1 महीना समय मुझे दीजिए तो 1 महीना दे दीजिए दोस्तों, आपका हम तैयारी बहुत ही बेहतर से बेहतर कर देंगे दोस्तों, ताकि आप एग्जाम में जाइए तो अच्छा स्कोर करके दोस्तों आइए, और तैयारी दोस्तों लगे रहिए बढ़िया से। धन्यवाद दोस्तों।